When did the महाभारत वॉर हैपन? हिंदी अनुवाद, मूल लेखक श्री नीलेश ओक, अनुवादक डॉक्टर प्रकाश मोगे एवं श्री श्रीधर जोशी। चैप्टर 1, पहला अध्याय। हालांकि हम बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन हम दूसरे बहुत बड़े लोगों के कंधे पे चढ़ के शायद कुछ ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। विनोबा भावे। जब मैंने पहली बार अरुंधति के बारे में पढ़ा, महाभारत में जब उसका मैंने जिक्र पढ़ा, महाभारत के इतिहास में उसका जिक्र पढ़ा, तो ये मेरे लिए एक कल्पना जैसा था। लेकिन जब मैंने इस कल्पना के सहयोग से मेरे सिद्धांत विकसित किए, करीब 15 साल मुझे लगे, तब मुझे लगा कि ये जो मेरी खोज है, ये जो मेरी अरुंधति के बारे में खोज है, इसको लोगों के, एक आम जनता के ध्यान में लाया जाए और विशेषतः जो महाभारत के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं उनके ध्यान में लाया जाए। एक श्वेत पत्र अगर मैं लिख देता इस बारे में तो काफ़ी था मेरे प्रयासों को दर्शाने के लिए, और मूलतः शुरुआत मैंने वहीं से की थी। लेकिन ये जो मेरी छोटी सी सफलता थी, इसने मेरे प्रयासों को बहुत उत्साहित किया और लोगों ने मतलब जिस तरह से उसका स्वागत हुआ, तो मुझे एक उत्कंठा हुई, एक उत्साह हुआ कि भाई और देखें दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या किया, ये देखने की मुझे उत्सुकता हुई और मैंने देखना शुरू किया। और मुझे बहुत ज़्यादा सफलता उसमें मिली, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने काफ़ी कुछ महाभारत की तिथि को लेके, महाभारत के समय को लेके, समय अंतराल को लेके काफ़ी कुछ काम किया हुआ था। मुझे इस बात की बहुत उत्सुकता थी ये जानने की कि जिन प्रॉब्लम, जो समस्याएं महाभारत का काल निर्धारण में मुझे इतने सालों से आ रही है, उसको दूसरों ने कैसे हल किया है। और जैसे जैसे मैं उनके काम को पढ़ता गया तो मुझे ये महसूस हुआ, मुझे ये ज्ञात हुआ कि या प्रकट हुआ कि जो पुराने रिसर्च स्कॉलर्स हैं या जिन विद्वानों ने अभी तक अध्ययन किया है, उसका शोध किया है, उन्होंने जो अरुंधति के बारे में जो रहस्यमय है या अरुंधति का जो रहस्य है, उसको उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और कुछ ने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं था। मतलब तो उस पर जो योग्य जोर देना चाहिए था, जो उस पर ध्यान देना चाहिए था, उसको नहीं दिया गया, और कुछ ने तो उसको सिंपली मतलब देखा ही नहीं उसकी ओर कि ये भी कुछ है। और इस सारे परिप्रेक्ष्य में मुझे ये बार बार महसूस होता है कि कितनी अद्भुत और असाधारण अरुंधति की जो मेरी खोज है वो है, या अरुंधति को केंद्र में रख के जो मैंने कार्य किया है वो कितना अद्भुत है और कितना वो भव्य है, ये मुझे दिन प्रतिदिन ज्ञात होते गया जैसे जैसे मैं उसमें आगे बढ़ा। मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ को लेके कि जिस विषय वस्तु पे मैं काम कर रहा हूँ महाभारत काल पे, उसके ऊपर बहुत सारे लोग काफ़ी समय से काम कर रहे थे, लेकिन उनके कार्य पद्धति से मुझे बहुत निराशा हुई। प्रत्येक जो शोध करता था वो बिल्कुल 100% निश्चित था कि उन्होंने जो बोला वही एकमात्र सत्य है, और ये अपने आप में मुझे इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि अगर हम किसी बात को बोलते हैं और उसको हम मानते नहीं हैं तो उसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व रहता नहीं है, वो समय के साथ ख़त्म होती जाती है। और कई लोगों ने एक या दो जनों को छोड़ के उन्होंने बिल्कुल जो उन्होंने उस समय महाभारत के बारे में उनका जो अनुभव रहा वो, और उसकी जो प्रस्तावित सीमा रेखा रही, वो उन्होंने जो लिखा है उसके विरोधाभास में साबित होती है। मतलब वो जो सीमा रेखा मान रहे हैं, वो जो लेखन कार्य कर रहे हैं, जो उसको विस्तारित कर रहे हैं, वो एक दूसरे के विरोध जाती है, और उसी आधार पे वो अगले जो प्रिडिक्शन करते हैं या अगली जो भविष्यवाणियाँ करती हैं कि अगर ये सही है तो ये भी होना चाहिए, तो वो सारा तालमेल हो जाता है, वो पूरी तरह से उल्टा पड़ जाता है। किन्हीं लोगों ने अपने जो विरोधाभास आ रहे थे उनकी तरफ निगाह फेर ली, मतलब दे एक्सप्लेनिंग अवे, मतलब उन्होंने उसके प्रति वो उन्होंने निगाह फेर ली, मतलब उस तरफ देखा ही नहीं कि ये विरोधाभास आ रहे हैं, उसको एक साइड से उसके निकल गए और उन्होंने एक अपने मन मर्जी से जो लगी वो टाइमलाइन उन्होंने डिसाइड कर ली।
और सबसे ज़्यादा जो आश्चर्य की बात हुई कि बहुतों को तो खबर ही नहीं थी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा आश्चर्य जो मुझे हुआ कि उनको पता ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और एक या दो अपवाद स्वरूप लोगों को छोड़ के ये जितने विद्वानों ने ये शोध कार्य किया था, उन्होंने अपने कार्य की समीक्षा, क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं, या क्रिटिसाइज़ करना, अपने कार्य का कोई लेखा जोखा या अपने कार्य के प्रति कोई उसको जिसको कहते हैं कि पुनर्लेखन करना या उसको कभी सत्यापित करना, इन सब इनमें पड़ा ही नहीं। और अधिकतर लोगों ने जो भी मोटी मोटी गलतियाँ हैं, छोटी मोटी, उनको दिख रहा था कि ये संभावित है, उसको छोड़ के अगला काम करना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये सब ऐसा हुआ कि बहुत बहुत जो लोगों को काम मुझे थोड़ा देख के ही आगे मैंने उसको देखा नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने ज़रूर जो उनकी त्रुटियां थी या जो उनकी गलतियां थी, जो उनके तार्किक कारणों से जो गलतियां थी दूसरों की, उसके ऊपर उन्होंने ज़रूर समीक्षा की या दूसरों की गलतियों में ज़रूर उन्होंने मीन में निकाला, लेकिन अपनी गलतियों के प्रति वो मौन बने रहे और इस तरह से वो भी किसी ज़्यादा काम नहीं आए। तो ऐसा कुल मिला के आज तक का जितना काम हुआ है वो मुझे बहुत ज़्यादा भावनात्मक ज़्यादा लगा बजाय तथ्यात्मक और किसी वैज्ञानिक आधार के। तो इसलिए मुझे ये सब विस्तृत करना पड़ा। मैंने सबसे पहले एक गोल बनाया था कि जो अरुंधति के प्रति जो महाभारत में जो वर्णन है उसको टेस्ट करना, मतलब उसकी परीक्षण करना कि वो सही है, मेरा मानने है कि गलत है। इसके लिए यहाँ से मैंने शुरुआत की थी। अब मैं एक ऐसे रास्ते पे था या ऐसे एक योजना पे था जो कि बहुत सारे जिसके आयाम थे या जिसके बहुत सारी जिससे चीज़ें खुल सकती थी। और इसलिए मैंने सारे मेरे जो ऑब्जेक्टिव थे या मेरे जो ध्येय थे उनकी मैंने एक सूची बनाई। और उसके बाद में बार बार मैं जब भी एक पुस्तक लिख रहा हूँ या मैं जो भी उसका अध्ययन कर रहा था तो इन बिंदुओं के आसपास में इन निष्कों पे या इन क्राइटेरिया या इन सिद्धांतों पे और इस उद्देश्य के हिसाब से मैंने उसको अध्ययन किया है। अब जो सुधीर पाठक इसको पढ़ रहे हैं उनको उनसे मैं जानना चाहूँगा और उनको चाहूँगा कि वो निर्णय करें कि ये कहाँ तक मेरा प्रयास इसमें पहुँचा है और आपकी इस बारे में क्या राय है। तो लेखन के उद्देश्य, पहला उद्देश्य एक सामान्य सिद्धांत का प्रस्तावित करना, एक सामान्य सिद्धांत बनाना कि जो खगोलीय गणना है महाभारत के जो महाभारत पुस्तक है उसके अंदर जो विस्तार से लिया है उन्हीं गणनाओं को लेके, उन्हीं खगोलीय मान्यताओं को लेके और उसके आसपास एक सिद्धांत विकसित करना, ये मेरा पहला उद्देश्य था। मेरा दूसरा उद्देश्य था कि मैं अच्छे से जो मेरे सारे काम का जो आधार है या ऐसी जो आधारभूत मान्यताएं हैं और उसके जो आधारभूत तथ्य मैं कहना चाहता हूँ मेरी इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए, उसको मैं स्पष्टता से कह पाऊँ। मेरा तीसरा उद्देश्य था कि जो भी है महाभारत का एक अल्टरनेट, मतलब एक विकल्प के रूप में उसकी मैं व्याख्या कर सकूं। जो भी दूसरे रिसर्चर्स, जो दूसरे शोध कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो भी अध्ययन किया या उन्होंने जो भी खगोलीय गणनाओं के आधार पर कैलकुलेशन किया या मतलब निष्कर्ष निकाले हैं, उसके आधार पे मैं एक वैकल्पिक व्याख्या उन सारों की कर सकूं और एक ज़्यादा उसको एक सैद्धांतिक जामा में पहना सकूं। चौथा उद्देश्य मेरा ये था कि जितने भी मेरे ये खगोलीय मतलब खगोलीय गणनाओं के मेरे जो ऑब्जर्वेशन है या मेरे जो ध्यान में आई ये बातें, उनको महाभारत में जो दिया है उसी के संदर्भ में मैं उसको मतलब या तो मतलब उसको स्वीकृत कर सकूं या उसे अस्वीकृत कर सकूं। ये मेरे सिद्धांतों को, ये मेरा चौथा उद्देश्य था। पांचवा उद्देश्य ये था कि महाभारत की टाइम फ्रेम, मतलब महाभारत का मोटा मोटा कब हुआ था, और अगर मैं बहुत ही सौभाग्यशाली समझूं तो बराबर तिथि, तारीख और महीना में महाभारत जो युद्ध हुआ था उसका मैं घोषणा कर सकूं या उसकी मैं भविष्यवाणी कर सकूं कि भाई एक किसी आधार बना सकूं कि भाई इस दिन ये हुआ था। छठा उद्देश्य था मेरा कि महाभारत से संबंधित जितने भी लोगों के लेख हैं, आलेख हैं या जो मेरे से सीधे संबंधित हैं, जो मेरे
शोध से संबंधित हैं उनको, और जो संबंधित नहीं हैं उनको भी मैं एक जगह पे, एक स्थान पे लिख सकूं, ये मेरा एक छठवां उद्देश्य था। सातवां उद्देश्य था मेरा कि अगर मेरी जो सिद्धांत बनता है, जो मैं सिद्धांत पे आना चाह रहा था, उस सिद्धांत को आने के बाद अर्थात जो महाभारत होने का तिथि या दिनांक या वर्ष जो मैं कहता हूँ, अगर वो मैं एक गणना पे आता हूँ तो उसका अर्थ क्या होगा, मतलब उससे क्या नई समस्या आएंगी, इसके प्रति मेरा बताना मेरा उद्देश्य है। और आठवां और अंतिम उद्देश्य था कि अगर ये सब कुछ हो गया, मान लो मैंने जो जहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि महाभारत, यहाँ पे भी अगर पुस्तक लिखते लिखते विभिन्न गणनाओं से अगर मैंने स्थापित कर दिया कि भाई ये नहीं इस तारीख को नहीं इस तारीख को हुई थी, और अगर मैं तिथि दे पाया तो उसका जो दुनिया में बाकी जो शोध चल रहा है और जो कुल मिला के जो ज्ञान दुनिया में इतिहास का है और समाजशास्त्र का, जो विभिन्न जहाँ पे उसको पढ़ा जाता है और उस पे आधार पे गणनाएँ की जाती है, उन सब पे उसका असर क्या होगा, ये मेरा उद्देश्य था। तो इस तरह से इन 8 उद्देश्यों को लेके मैंने ये पुस्तक लिखी है। अब हम थोड़ा ये देखते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ कब था। महाभारत का जो युद्ध है उसके महाभारत का युद्ध एक बहुत बड़ी घटना थी, और उस समय पूरा महाभारत का जो लेखन हुआ है उसका समय निर्धारित करना और महाभारत का युद्ध का समय निर्धारित करना, ये करीब करीब एक जैसी घटना थी। और इसलिए महाभारत जो मूल पूरी घटनाक्रम है उसका समय का पता करना अतिशय अनिवार्य हो गया था। ये कोई पूछ सकता है, ये मन में आ सकता है हमारे कि महाभारत का युद्ध कब हुआ या महाभारत का युद्ध कब हुआ और ये पुस्तक कब लिखी गई, कि दोनों एक ही साथ हुए। ये भी सवाल मेरे मन में भी था और कई लोगों के मन में रहता है। तो मैंने महाभारत का जो अध्ययन किया और महाभारत के इतर घटनाओं का अध्ययन किया और दूसरों के उसका अध्ययन किया, तो मैं इस निष्कर्ष पे निकलता हूँ, इस निष्कर्ष पे आता हूँ कि महाभारत की जितनी घटनाएं हैं वो महाभारत के होने के दौरान ही लिखी गई हैं, और उसके बाद में उनका संकलन किया गया उस महाभारत के टेक्स्ट के रूप में, जो आज हम किताब देखते हैं, पुस्तक महाभारत देखते हैं, उसका बाद में संकलन किया गया। लेकिन तमाम सारी घटनाएं जो हैं, घटनाक्रम होते होते लिखा गया, मतलब जो होता रहा उसको लिखते गए, मतलब तात्कालिक इतिहास जिसको कहते हैं, वहीं के वहीं लिखा गया। अब प्रश्न है कि मैंने कौन सी मेथड या कौन सी पद्धति अपनाई पता करने के लिए कि महाभारत की समय रेखा कौन सी है। इसका सीधा आंसर देना तो थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि जब भी मेरे पास जो भी कुछ आता था, जो भी मेरे पास एक सिद्धांत आता था या कोई मेरे को ज्ञान होता था, तो उसको मैं तुरंत अप्लाई कर देता था, मतलब तुरंत मैं उसको उपयोग में लाता था अपने काम के लिए। और इसलिए आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व शास्त्र और खगोल शास्त्र और इतिहास और राजा महाराजाओं की जो वंश परंपरा, इस तरह के, और जेनेटिक्स की अध्ययन, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मैंने उपयोग किया है इस तिथि पे आने के लिए, महाभारत की समय रेखा को जानने के लिए। और ये मैं ये भी मानता हूँ कि और भी ऐसी मेथड, ऐसी पद्धतियाँ हो सकती हैं, और भी ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम इस काम को कर सकें। जो पद्धतियाँ मैंने लिस्ट की हैं या मैंने सूची में डाली हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब एक पद्धति का दूसरी पद्धति से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इतिहास लेखन जो होता है ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट या एक मतलब समन्वय का प्रयास होता है, तो इसलिए सारी घटनाएं समाज के साथ हैं, इसलिए उसके समन्वय का आपको हर जगह दिखाई देगा कि अलग अलग विधाएं जो ज्ञान की हैं उनका समन्वय करके ये पुस्तक लिखी गई है। मैं बहुत ही आसानी से एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि समन्वय से लिखी गई है, क्योंकि हालांकि समन्वय बहुत ही एक ऐसा कहना चाहिए, ऐसा काफ़ी वेग या ऐसा शब्द है जिसका कोई बराबर अर्थ नहीं होता है, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर है कि कोई भी घटना मैंने नोट की है या कुछ भी मैंने सिद्धांत लिखा है तो उसको एक बहुत ही सख्त नज़रिए से देखा है और बहुत ही तार्किक तरीके से उसको परीक्षण करके ही उसके बाद में जो उसका जो निष्फल है या उसका जो आउटकम है उसको मैंने प्रतिपादित किया है। तो इसलिए कितना भी वो सैद्धांतिक रूप से दिखे या कितना भी कुछ भी दिखे, लेकिन उसको मैंने तर्क की कसौटी पे
और जो मैंने निश्चय किया था कि इसी कसौटी पे कसना है, तो हर एक को उसी कसौटी पे कसा है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि महाभारत के संदर्भ में जो भी कसौटी मैंने लगाई है वो महाभारत को गलत भी सिद्ध कर सकती थी मेरी धारणाओं को, और मेरी धारणाओं को सही भी सिद्ध कर सकती थी। इसलिए और ऐसा नहीं होता है कि आप जो धारणा लेके चल रहे हो, आप जब साक्ष्य इकट्ठा करते हो तो वही सही साबित हो। इसलिए मैंने बहुत खुले मन से, बिल्कुल अच्छे से सोचा, और कोई भी सत्य को जो सच्चे मन से काम करना चाहता है, जो वाकई सत्य को जानना चाहता है, एक खोजना चाहता है, वो कभी भी एक दुराग्रह लेके या एक मान्यता लेके नहीं चलता है, बल्कि अपने अनुभवों को लेता है, अपने अध्ययन को लेता है, और अपने परीक्षणों को लेता है, और जिन परीक्षणों को उसने सोच के चला था उनके आधार पे ही अपने सत्य को कसता है, और ऐसे ही सत्य की इसकी खोज हुई है, और मैंने भी ऐसे ही किया। हालांकि कई ऐसे विद्वान हैं, कई ऐसे शोधकर्ता हैं जिन्होंने कि कलयुग और या जो मतलब जो राजा महाराजाओं की जो वंशावली है उसको लेके उन्होंने अपना सब कुछ आधार बना के सब कुछ काम किया हुआ है। लेकिन मैंने अपनी जो सारी खोज है, सारी जो खगोलीय गणना है, ये अरुंधति को केंद्र मान के की हुई है, और इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा सख्ती से, कहना चाहिए एक तरीके से, अपने आप को अनुशासित करते हुए सिर्फ और सिर्फ खगोलीय गणना पे मैं चला, क्योंकि और वो जो महाभारत के अंदर दी हुई है, महाभारत में स्वयं में दी हुई है। और इसी तरह से मेरा ये भी जोर रहा कि मैं महाभारत के अंदर जो सपोर्टिव एविडेंस, मतलब जो ऐसे वहीं के वहीं जो मुझे साक्ष्य मिलते गए उसके समन्वय करने के, उनको लेके भी मैं चला। महाभारत की शोध के बारे में मेरा संक्षेप में रिव्यू या संक्षेप में मेरा एक नोट, छोटा सा नोट में लिख रहा हूँ। महान बड़ी नदी सरस्वती, ऐसा माना जाता है कि महाभारत जब युद्ध हुआ था उस समय सरस्वती नदी थी। कुछ शोधकर्ताओं ने जो भूगर्भीय अध्ययन किया है सरस्वती के सूखने का या उसके विलुप्त होने का, उसके आधार पर उन्होंने महाभारत की युद्ध की समय रेखा निश्चित की है। और पुराण में और कई जगह ऐसे संदर्भ आते हैं कि कृष्ण भगवान के निर्वाण के बाद, उसके बाद में कलयुग का प्रारंभ हुआ। और कई शोधकर्ताओं ने ये भी प्रयास किया है कि कलयुग की जो शुरुआत है उसका एक आइडिया लेने का, उसका अनुमान लगाने का, और फिर उस कलयुग के अनुमान के आधार पर उन्होंने महाभारत की गणना की है। और मैं ये जो सारी जो भी पद्धति है, इसको मैं बोलता हूँ कलयुग महाभारत न्याय। और जैसे कि शाक चंद्र न्याय है, उस तरह से मैं इसको मानता हूँ कि कलयुग महाभारत न्याय, कि आप महाभारत का काल निर्णय कलयुग के संदर्भ में कर रहे हो। लेकिन उसी समय जो विभिन्न बाहर के जो विदेशी लोग भारत आए, उनके जो लेखन मिलते हैं, और साथ ही में पुराण में जो इतिहास लिखा हुआ मिलता है, और जो अलग अलग राजाओं की वंशावलियाँ मिलती हैं, उनसे भी हम कई सारे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने इन्हीं वंशावलियों को लेकर महाभारत के युद्ध का समय रेखा निर्धारित करने का प्रयास किया है। लेकिन ये सारी जो लिस्ट है, ये जो सारी सूचियां हैं, ये महाभारत के साथ शुरू नहीं होती है, बल्कि पीढ़ियों उसके पहले पीछे जाती हैं। और इसके साथ ही वो ऐसा एक अकाट्य कोई तिथि नहीं दे पाते हैं, ना कोई अकाट्य ऐसा उसका प्रमाण दे पाते हैं कि भाई ये ऐसा हुआ था। और साथ ही सिर्फ प्रमुख राजाओं को, मतलब मान लो 100 उस राजा पीढ़ी के राजा हुए, तो उनमें से मुश्किल से 2-4 लोगों की वो तिथियां दे पाते हैं, या उस बारे में उनका उसमें जिक्र भी होता है। तो इसलिए उसको उस आधार पे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके अतिरिक्त जो राजाओं की जो कालखंड दिया है कि इन राजा ने इस स्थिति से इस स्थिति तक कार्य किया, इस स्थिति से जो वर्ष दिए हुए हैं, वो भी बहुत ही एक अंदाजी ज़्यादा लगते हैं, बजाय किसी आधार पे कोई उसके प्रमाण के। वो एक विचार ज़्यादा लगता है बजाय कि कुछ तथ्य के।
लेकिन ये जो मैंने जो गणनाएँ की है, जो मैंने जो तथ्यात्मक जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसको कहते हैं, जो कागजी सत्य या जो सत्य मैंने स्थापित किया है, वो बहुत ज़्यादा हमें इस चीज़ में मदद करता है कि जो लोअर बाउंड है, मतलब महाभारत का जो काल है, उसका शुरुआत कहाँ से हुई थी और अंत कहाँ से हुई थी, ये निर्णय करने में ज़रूर ये जो विद्वानों ने पुराण में और जो दूसरे विदेशी विद्वानों का जो मैं ऊपर कह रहा हूँ, इन्होंने जो वर्णन किया है, इससे हमें मोटा मोटा पता चलता है कि एक इंटरवल जिसको कहते हैं, एक ऐसा मोटा सा आइडिया आता है कि भाई यहाँ से शुरू हुई होगी और यहाँ तक भी होगी। लेकिन फिर भी ये एक अनुमान ही है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप एक मोटा मोटा अनुमान कह सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो भूगर्भ शास्त्री हैं उन्होंने ज़रूर कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन और इनका अध्ययन करके ये निकाला है कि ये जो है सब ये महाभारत काल के होंगे, और दूसरे भी उन्होंने ऐसे संदर्भ ग्रंथ लिए हैं जिनसे कि महाभारत के युद्ध की पुष्टि होती है, युद्ध के वर्ष की पुष्टि होती है। यहाँ पे ये बात बहुत आवश्यक है हमें ध्यान में लाना कि जो भूगर्भ शास्त्र का जो अध्ययन होता है वो हमेशा बाहरी होता है, मतलब कि वो पूरा जो अध्ययन होता है भूगर्भ शास्त्र का, वो आर्कियोलॉजी मतलब वो इतिहास वेत्ता जो है, ऐसे कई सारे लोगों से मिलके उसका अध्ययन होता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जो पद्धति विकसित की है, अब मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि खगोलीय प्रमाणों के आधार पे जो मैंने पद्धति विकसित की है उस बारे में कुछ कहना चाहूँगा। कई सारे विद्वानों ने गणितीय आधार पे या जिसको कहते हैं खगोलीय गणित के आधार पे, उसके प्रमाणों के आधार पे जो एक एस्टिमेशन किया है या एक महाभारत काल का जो उन्होंने अनुमान लगाया है, तो ये जो मेरी पुस्तक है ये बिल्कुल ठीक उसी पे कर रही है और मैं उसी लाइन को उन्हीं की सोच को आगे बढ़ा रहा हूँ। और सिर्फ जो महाभारत के अंदर जो घटनाक्रम है, महाभारत के अंदर जिसका जिक्र है या जिसका मतलब वहाँ पे बोला गया है महाभारत में, जिसका संदर्भ है, सिर्फ उन्हीं घटनाओं को और उन्हीं तथ्यों को और उन्हीं खगोलीय घटनाओं को लेके ही मैंने आगे बढ़ाया। अलग अलग तारीखें 125 अलग अलग तारीखें अलग अलग विद्वानों ने बताई हैं, जिनकी अलग अलग तिथियां वो देते हैं, जिसकी रेंज छठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6000 ईयर 6000 साल ईसा पूर्व से लेके 1000 साल ईसा पूर्व, इस बड़ी रेंज के बीच में कहीं तो भी महाभारत हुआ था। ऐसा ये 125 ग्रंथों का अगर आप अध्ययन करते हो तो आपको समझ में आता है कि इतनी बड़ी रेंज है कि 6000 साल ईसा पूर्व से लेके 1000 साल ईसा पूर्व, इस बीच कहीं तो भी महाभारत हुआ था। ऐसा 5000 साल का बड़ा इंटरवल अपने सामने आता। लेकिन इनमें से करीब 60 ऐसे हैं, 125 में से 60 ऐसे हैं जो कि 3300 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के को मानते हैं, इस कालखंड को मानते हैं कि यहाँ पे हुआ होगा, जहाँ पे कि पारंपरिक रूप से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है कि वो 3000 साल और ये 2000 साल 5000 साल कलयुग प्रारंभ होकर हो चुके। लेकिन 40 ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि महाभारत 1500 साल ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, और बाकी के जो विद्वान हैं, जो 25 बचे हुए हैं, वो इन्हीं के आसपास 6000 साल ईसा पूर्व से लेके 1000 साल ईसा पूर्व के बीच में कहीं तो भी वो अपने तिथि देते रहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मेरी मेथड क्या है या मैंने कैसे तरीके से काम किया। तो एक वाक्य में अगर कहूं तो मेरी मेथड जो है ये मतलब किश्तों में है, कह सकते हैं कि मेरी रिसर्च किश्तों में है, या मेरी रिसर्च पीस मिल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कह सकते हैं किश्तों में है, या मैंने टुकड़ों में काम किया, थोड़ा और अच्छा तरीके से उसको कहें। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने एक कोई प्रॉब्लम उठाई, एक कोई चीज़ मेरे सामने आई, कोई विषय वस्तु मेरे सामने आई, तो उसको मैंने हल करने का प्रयत्न किया, उसका हल ढूंढने का प्रयत्न किया, और फिर उसके बाद में जो उसके साथ जो दूसरे भी विद्वानों ने किया था उनका भी उन्होंने जो किया था उसका भी मैंने अध्ययन किया। फिर मैंने कुछ एक कंजक्चर, मतलब मैंने एक मान्यता रखी कि भाई ये ऐसा है और अगर ये ऐसा करने से ये समस्या हल हो सकती है, ऐसा मैंने एक प्रस्ताव रखा
और फिर उसके बाद में मैंने जो एक निशक बनाया था, जो मैंने एक बहुत ही क्रिटिकल टेस्ट, मतलब मैंने इसे कोई निशक बना के बहुत सख्त नियम बना रखे थे कि ये इसको, इस सिद्धांत को इस पे सत्यापित करना है, ऐसा मैंने बना के रखा था। उस पे मैं उसको ले जाता था और उसके बाद में उसका जो भी निष्कर्ष हो उसको मैं लिखता था। अब ये जो सारा खेल है, आपको जो आपको एक सैद्धांतिक विषय थ्योरी बनाना है या आपको एक सिद्धांत विकसित करना है, और उसके लिए आपको जो एक बहुत ही क्रिटिकल टेस्ट जिसको कहते हैं, बहुत ही ऐसी आपको एक कड़क प्रणाली बनानी है, आपको एक ऐसी पद्धति बनानी है कि आप उसको बिल्कुल वैज्ञानिक तौर पे उसका अध्ययन कर सकें। ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसके साथ ही जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है मुझे उसका भी मैंने पूरा उपयोग किया। अवेलेबल टेक्नोलॉजी अर्थात जो बहुत ही सटीक जो अपने पास खगोलीय गणना का आंकड़े हैं, और साथ ही जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यहाँ पे उपलब्ध हैं, उनको लेके महाभारत के जो युद्ध काल था, जो कालखंड था, उसका मैंने सिमुलेशन किया। मतलब उसको मैंने उस सॉफ्टवेयर में डाल के अलग अलग तरीक़ों से उसकी सत्यता को प्रमाणित किया, और इन्हीं कारणों से मेरी जो सफलता है उसका आधार यही बना। मैं अपनी बनाई हुई टेस्ट को सफल मानता था अगर ये मुझे महाभारत में जो मिलावट की है या महाभारत में जो गलत व्याख्या की है उसको मुझे दिखा सके कि ये गलत व्याख्या है। मैं उसको तब भी सफल मानता था अगर मैं उसको जो भी गलती है उसको पकड़ ना पाऊँ, सब प्रयास करके भी अगर मुझे कोई गलती न ढूंढते आए उसको भी मैं सफलता मानता था। लेकिन मैं उस टेस्ट को असफल मानता था अगर उससे मुझे जो परिणाम आते हैं वो किसी किसी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, मतलब वो ऐसे निकलते हैं कि जिसकी व्याख्या कोई जैसे चाहे वैसे कर सकता है। तो ऐसा अगर कोई मेरे टेस्ट से अगर ऐसे कोई परिणाम निकलते थे तो उस बात को मैं मेरी असफलता मानता था। क्योंकि आप जब एक वैज्ञानिक खोज करते हो तो उसका जो परिणाम है वो या तो कोई चीज़ प्रतिपादित होगी या वो चीज़ निस्तारित होगी, या तो वो मान्य होगा या अमान्य होगा। बीच में कोई ऐसी व्याख्या कि जो पढ़े वो जैसी व्याख्या कर सके, ऐसा कुछ भी वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। तो उसको मैं मेरी फेलियर मानता था अगर ऐसा मैं कुछ करता था। तो या तो मैंने जो भी मेरी मान्यता थी, जो मैं लेके चला था, उसको मैंने ख़त्म कर दिया, या उसको फिर से दूसरे शब्दों में कहा, और फिर मैंने फिर एक बार टेस्ट किया कि अब जो मेरी मान्यता है उसका आधार कहाँ है। इस तरह से मैं आगे बढ़ता गया। लेकिन कभी कभी जब ऐसा नहीं होता था कि मुझे कोई मेरी मान्यता को सत्यापित करने के लिए कोई ऐसे खगोलीय जो है डेटा नहीं हो, या खगोलीय कोई ऐसी महाभारत के अंदर कोई ऐसा वर्णन न हो, तो उस समय मैंने पूरा प्रयास किया कि मेरी जो मान्यता है, मेरा जो सिद्धांत है, उसके लिए मैं कोई वैकल्पिक भी जो ग्रंथ हैं या वैकल्पिक जो आधार हैं महाभारत के अंदर, उसको दूसरे विद्वानों ने लिखे हुए, उसको लेके मैंने फिर अपनी मान्यताओं को परीक्षण किया। जब भी मेरी मान्यताओं ने, मेरे जो टेस्ट थे, इतनी सख्त मैंने टेस्ट बनाई थी, उसको जब उस पर खरे उतरे तो उसको मैंने चर्चा की सबके साथ। और साथ ही जब वो खरे नहीं उतरे तब भी मैंने जाके उसके बारे में चर्चा की कि महाभारत की तिथि के बारे में मेरा अभी ऑब्जर्वेशन, मेरा जो है अभी आंकलन या संकलन, या मेरा अभी जो है मेरे देखने में आ रहा है कि ये तिथि हो सकती है। मेरे सारे प्रयास जो मेरी टेस्ट पे फेल हुए, या जिन्होंने मेरी जो निशक था या जो मेरा टेस्ट था उसको पास नहीं किया, उन सब की भी मैंने पूरी एक लिस्ट बना के रखी है, ताकि जो प्रयास असफल हुए हैं वो आने वाले जो शोधकर्ता हैं उनके लिए एक दिशा रेखा का काम करें कि भाई इतना प्रयास हो चुका, इसमें ये परिणाम है। और मेरी जो मेरा जो खोज का आधार था या जो मेरी टेस्ट का आधार था, वो महाभारत की जैसे मैंने पहले भी कहा, महाभारत जो गीता प्रेस गोरखपुर की है और भास्कर उसकी ओरिएंटल भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट की महाभारत है वो थी, और साथ में महाभारत के जो अंग्रेजी, हिंदी, मराठी इसमें जो अनुवाद हुए हैं, और साथ ही जो
अनगिनत किताबें, आर्टिकल्स ये विशेषतः महाभारत युद्ध का समय को दर्शाते हुए जो छपे हैं। और संस्कृत में, ये संस्कृत से इंग्लिश, इंग्लिश से मराठी, संस्कृत से मराठी, ये डिक्शनरीज भी मेरी शोध का आधार था। और सबसे बड़ा शोध का आधार मेरा जो एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर, जो एक खगोलीय गणना का जो सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है वोयेजर 4.5, एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो। और जो तारों का जो एटलस जिसको हम कहते हैं, ये जो एक तारों की दिशा दर्शाते हुए जो अलग अलग नक्शे हैं, वो भी उसका एक आधार बने। अब मैंने जो मेथड ली है, जो मैंने जो पद्धति ली है, उसका नाम है हाइपोथेटिको डिडक्टिव। अर्थात कि मैंने एक मतलब जिसको कहना चाहिए कि मैंने एक मान्यता ली, एक हाइपोथेसिस बनाई, परिकल्पना बनाई कि भाई ऐसा होना चाहिए, और फिर मैंने उसको मान के उसके आगे सबूत उसके ढूंढे या उसके प्रमाण ढूंढे कि ऐसा है कि नहीं है। तो ये इसकी एक मूल पद्धति होती है कि आप एक समस्या ले लो और आप एक समस्या का एक तात्कालिक हल सोचो कि भाई इसका संभावित हल ये है, और ये जो संभावित हल है आपको, इसको फिर आपने जो क्राइटेरिया डिसाइड किया, आपने जो सोचा है कि भाई इस पे हमको उसको कसना है, उस पे आपको कसो। और उसके बाद में उसको कसने के बाद जो आपका निष्कर्ष आता है, वो या तो आप आपकी मान्यता को मानो कि भाई सच है, भले ही वो तात्कालिक सच हो, या तो आप उसको असत्य मानो। लेकिन ये जो पद्धति है, ये जो बहुत ही क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा सख्ती से काम करने की जो पद्धति है, ये पद्धति है जिससे आपकी गलतियां धीरे धीरे कम होती जाती है और आप मुख्य धारा की तरफ या मुख्य जो आपका निर्णय है उसकी तरफ बढ़ने में आपको मदद होती है। और ऐसा ही सिद्धांत जो कि इन टेस्ट के ऊपर खरा उतरता है, वही जाके अंत में एक बड़ी थ्योरी या बड़े सिद्धांतिक पृष्ठभूमि बनाता है। और इसमें हम निश्चित तौर पे इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि आप कितनी भी सफल थ्योरी बना लो, आप कितनी भी अच्छी थ्योरी बना लो, लेकिन वो उस समय सफल होती है जब वो घोषित की जाती है। क्योंकि नई जब आपने एक सफल नई नीति घोषित किया, नई सिद्धांत घोषित किया, तो उससे स्वाभाविक है कि उससे नई समस्याएं खड़ी होती है, नए प्रश्न खड़े होते हैं, और जब उसको हल करना फिर अगली प्राथमिकता हो जाती है। और इसलिए ये जो प्रक्रिया है, ये लगातार एक चक्र जिसको कहना चाहिए साइकिल इटरेटिव फैशन, मतलब एक चक्र सा चलता है कि आपने एक समस्या ली, उसको हल किया, उससे 4 समस्याएं खड़ी हुई, फिर उसको हल किया। जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि फिर डबल द नोन यू क्वाड्रपल द अननोन। तो वही वाली बात मेरे को बार बार दिखी। और मेरे ख्याल से यही जो फिजिकल साइंसेस हैं, जो अपने जिसको कहना चाहिए कि भौतिक विज्ञान के जितने हैं पद्धति, उसकी यही पद्धति मेरे को लगती है। अब हम छोटा सा ये डिस्कस करेंगे कि जो भौतिक विज्ञान है और जो इतिहास का विज्ञान है, इनमें क्या फ़र्क है, इनकी जो रिसर्च होती है उसमें क्या फ़र्क है। तो मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि थोड़ा ही फ़र्क है, लेकिन महत्वपूर्ण फ़र्क है। जैसे कि जो फिजिकल साइंसेस हैं, जो भौतिक विज्ञान है, जैसे रसायन हुआ, भौतिक विज्ञान हुआ, गणित हुआ, इनमें एक जो प्रयास रहता है, वो एक जो भौगोलिक सत्य है, यूनिवर्सल लॉज जिसको कहते हैं कि एक विश्वव्यापी सत्य है, सर्वमान्य सत्य है, उसकी खोज रहती है। और जबकि जो इतिहास है, जैसे महाभारत का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो महाभारत में जो है, महाभारत या जो भी इतिहास होता है, उसमें जो घटनाएं हो चुकी हैं और जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनके ऊपर ही जोर रहता है। ये बहुत मूलतः अंतर है इन दोनों घटनाओं में, कि विज्ञान का रहता है कि वो एक सर्वमान्य सार्वभौमिक एक सिद्धांत प्रतिपादित करने के उसमें रहता है उद्देश्य, और इतिहास की जो शोध है, उसका उद्देश्य एक व्यक्ति विशेष या घटना विशेष का अध्ययन करना रहता है जो कि हो चुकी है। अब महाभारत के संदर्भ में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि खगोलीय जो इसके वो हैं, जो आंकड़े हैं या खगोलीय जो गणनाएँ हैं, वो बहुत अच्छे से लिखी हुई मौजूद है, वो अभी भी मौजूद है और तब से ही मौजूद है। इसलिए इसके साथ ही ये काम डबल आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको 2 बार गणना करनी पड़ती है या 2 बार आपको सारा रहस्य को खोलना पड़ता है। पहली बार कि इंटरप्रिटेशन, आप जो महाभारत का जो लेखक है, उसके संदर्भ में आप उन घटनाओं की व्याख्या करो कि भैया लेखक के माइंड में क्या था या लेखक क्या सोच रहे होंगे जब उन्होंने लिखा होगा।
और फिर उन गणना को आप जो महाभारत में घटनाएं हुई हैं और जो आज उसके बाद से आज तक जो खगोलीय गणनाएं हुई हैं उसके संदर्भ में आप उसको सत्यापित करो। तो ऐसा एक डबल काम हो जाता है महाभारत को कि आपको एक समय उस समय जाना पड़ता है महाभारत में जब लेखक ने लिखा कि उसके माइंड में क्या था या वहाँ क्या हो रहा था, एक वो देखना पड़ता है। उसके बाद में उससे लेके आज तक जो खगोलीय घटनाएं हुई, जो आकाश में चेंज हुए हैं, जो तारों के चेंज हुए हैं, उसका आपको करना पड़ता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा रोचक कार्य भी है। और इसी कारण से इसी जटिलता ने, इसी कॉम्प्लिकेशन ने मेरे को सहयोग की भावना बढ़ाई या सहयोग के जो आयाम विकसित किए और उसके बाद में उसको मैं सफलतापूर्वक मेरी बात रख पाया, इसका मुझे संतोष है। जब मैं कह रहा हूँ कि आधुनिक जो आपकी कालगणना है या आधुनिक खगोल शास्त्र का ज्ञान है, इसका मतलब मैं अब ये बात कर रहा हूँ कि जो न्यूटन के लॉ हैं, वोयेजर 4.5 सॉफ्टवेयर है और इस तरह की जो तमाम सटीक सॉफ्टवेयर है जिनको नासा भी यूज़ करता है और नासा भी जिनसे डेटा कलेक्ट करता है या नासा जिनसे ये सब आंकड़े इकट्ठा करता है, उन सबको भी हमको गिनना है। महाभारत से लेके आज तक इन सबको गिनना है। इतनी रेंज लेके हमको काम करना पड़ा। और जो दूसरी जो बड़ा डिफरेंस जो एक और दूसरा मुख्य अंतर जो मैं जो काम कर रहा हूँ और जो विज्ञान का काम होता है, मतलब भौतिक विज्ञान का काम होता है, वो है कि जो नया जो विज्ञान, मतलब भौतिक विज्ञान जैसे आप रसायन शास्त्र लें, भौतिक शास्त्र लें, इसमें आपके जो नए नए डेवलपमेंट होते हैं वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं, इतिहास का जो हम कार्य कर रहे हैं, वो हमारे को ऑब्जर्वेशन करना है, वो बहुत ही सीमित संसाधनों में करना है। मतलब आपको जो महाभारत की लेख लिखा जा चुका है, महाभारत जो पुस्तक लिखी जा चुकी है, उसके अंदर ही करना है आपको। तो आप कोई नए साक्ष्य उसमें ढूंढ नहीं सकते हैं और नया कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अब जैसे जो भौतिक विज्ञान है या जो भौतिक आधार पे विज्ञान है, उनके जो नए टेस्ट आते हैं और उनसे नए ऑब्जर्वेशन, मतलब नए नए बातें अवलोकन में आती हैं और फिर एक नए सिरे से नई टेस्ट उनको देखने के लिए नई टेस्ट बनती है। इसी तरह से महाभारत का जो भविष्य में रिसर्च होगी या महाभारत की अगर कोई नई थ्योरी डेवलप होती है, तो उसमें ये होगा कि वो एक तरह से या तो हमें कहीं फिर से महाभारत के कुछ और के लिखे हुए पन्ने कहीं मिल जाए, या महाभारत का कोई बड़ा सा पोर्शन ऐसा बड़ा सा ऐसा हो जो किसी के देखने भी नहीं आया, फिर आ जाए, वो सिद्ध हो जाए कि महाभारत का था। तो इसी तरह से महाभारत की जो थ्योरी है या महाभारत की घटनाएं बदल सकती हैं। अदरवाइज़ जो हमारे पास जो अभी तक है वही ऑब्जर्वेशन है और हमको उसी के आधार पे सब गणितीय सब गणनाएं हमने की हैं। निश्चित ही मैं इस बारे में बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ फिर एक बार कि कोई हो सकता है कि किसी को कोई बहुत ही पुरानी कोई पांडुलिपि मिल जाए या पुराना महाभारत का कुछ मिल जाए, कोई नई घटनाएं, कोई नया साक्ष्य मिल जाए और उस आधार पे महाभारत का पुनर्निर्माण हो, उस संभावना से भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे माइंड में जो मेथड है या मैंने जिस मेथड से काम किया है, वो मेथड को हम कह सकते हैं, वो मेथड जो है वो एक तरह से कारण और कार्य वाली मेथड है। मतलब डिडक्टिव कॉजल एक्सप्लेनेशन, मतलब जो कारण कोई कार्य हुआ है तो उसका कारण भी होगा, इस आधार पे मैंने सारा कैलकुलेशन किया है। और मतलब जो मैंने उसका व्याख्या की है और जो भविष्यवाणी की है और जो टेस्ट की है, तो एक तरह से आप ये मान सकते हो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको कहते हैं, एक समत्रिबाहु त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं और पहली 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं, पहली भुजा है कि मेरा विस्तार से एक्सप्लेनेशन या जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, दूसरा है मैंने जो भविष्यवाणी की है और तीसरा जो मैंने निशक लगाए या टेस्ट की है। तो इन 3 खंभों पे या इन 3 भुजाओं में, पूरी ट्रायंगल में पूरी महाभारत की कहानी घूमती है। और मैं मानता हूँ कि ये जो तीनों दिशाएं हैं या तीनों भुजाएं हैं, ये मिलके हमारा ये पूरा महाभारत का पूरा घटनाक्रम इसके अंदर आ जाता है। कार्ल पॉपर कहते हैं कि अगर हमारा उद्देश्य एक सिद्धांत प्रतिपादित करना नहीं है और हमारे सामने जो समस्याएं हैं, जो प्रारंभिक परिस्थितियां हैं
और जो एक जो सर्वमान्य नियम है उनको अगर हम लेके चलते हैं और हम जाके एक परिणाम पे पहुंचते हैं तो हम उस परिणाम की व्याख्या करते हैं, मतलब उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं, उस परिणाम को हम उसकी व्याख्या करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। अगर हम उनको जो नियम हैं और जो प्रारंभिक स्थितियां हैं उनको अगर हम मान के चलते हैं कि ये ऐसी हैं और सिर्फ जो हमको परिणाम चाहिए हम उसको प्राप्त करने के लिए विचार करते हैं, तो इसका मतलब हम उसको एक परिणाम को मान के चलते हैं हमारे पास है, और इसी तरह से उसी इस पुस्तक में दी हुई सारी जो खोज है वो इन्हीं सिद्धांत पर आधारित है कि उसकी व्याख्या करना और भविष्यवाणी करना और उसको टेस्ट करना, इन तीन खंभों पे ये पूरी किताब आधारित है और यही विज्ञान की भी पद्धति है। मैं सभी सुधी पाठकों से कहना चाहूँगा कि वो इस पद्धति को अपनाएं और इस तरह से वो भी अपनी एक पद्धति विकसित करें और उसके बाद में आपको ये अच्छी लगेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अब हम देखेंगे कि महाभारत की जो टेक्स्ट है वो क्या है, मतलब उसमें क्या है। तो मैंने 2 महाभारत के एडिशन की अध्ययन किया, दो एडिशन का अध्ययन किया है। पहली जो हिंदी में है जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है, और दूसरा क्रिटिकल एडिशन जिसको कहते हैं, जो कि बिना किसी अनुवाद के जो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने महाभारत एज इट इज़ दी हुई है। तो इन 2 का मैंने अध्ययन किया, और इसके साथ ही इसके अलावा भी जो मैंने अध्ययन किया और जो भी मैंने आपको रेफरेंस लिया है वो भी मैंने पुस्तक के एंड में दिया हुआ है, योग्य रेफरेंस दिए हुए। जो खगोलीय जो गणना है या खगोलीय काम जो है महाभारत में जो दिए हुए हैं वो उद्योग पुराण में दिए हुए हैं, और उनका अंत जाके अनुशासन पर्व में होता है। उद्योग पुराण में इस बात का विवरण है कि युद्ध के पहले खगोलीय परिस्थितियाँ क्या थी। उद्योग पर्व में इस बात के व्याख्या है या इस बात के रिकॉर्ड्स हैं, इस बात का संकलन है कि युद्ध के पहले परिस्थितियाँ क्या थी, खगोलीय परिस्थितियाँ क्या थी। और विश्व पर्व में खगोलीय परिस्थितियों से भरपूर है और उसमें बहुत ज़्यादा उसकी विस्तार से लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो युद्ध के तत्कालिक पहले या 1 साल पहले तक की जो स्थिति थी उसके बारे में उन्होंने वहाँ से लेके तो युद्ध के जो पहले 10 दिन थे जब तक भीष्म लड़े तब तक के उसका वर्णन है। द्रोण पर्व और कर्ण पर्व में जो वर्णन है वो 5 दिन और 2 दिन के युद्ध का वर्णन है। शल्य पर्व में जो है वो इस चीज़ का वर्णन है कि जो अंत में युद्ध के कुछ दिन थे उनका वर्णन है कि तब क्या हुआ। शल्य पर्व में इस बात का भी नोट है या इस बात का भी लेख है कि कृष्ण जी की जो हस्तिनापुर यात्रा थी उस समय खगोलीय स्थिति क्या थी, और उन्होंने जब जो शांति मिशन के लिए या शांति प्रस्ताव लेके आए थे और बलराम जी जो तीर्थ यात्रा पे गए थे उस समय भी खगोलीय परिस्थितियाँ क्या थी इसका विस्तार से वर्णन है। सौप्तिक पर्व और स्त्री पर्व इसमें कोई भी ऐसी विशेष खगोलीय गणना नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अपने को आधार मिलता है कि युद्ध की जो घटना है उनको तिथि के अनुसार जमाने का बहुत महत्वपूर्ण आधार इसमें मिलता है। शांति पर्व और अनुशासन पर्व इनमें थोड़े बहुत खगोलीय गणनाएँ दी हुई हैं और अलग अलग इसमें संदर्भ दिए हुए हैं जो कि हमको सारी जो घटनाक्रम है उसको तिथिवार जमाने के लिए भीष्म की मृत्यु तक का समय तिथिवार जमाने में बहुत मदद करता है। शांति पर्व और अनुशासन पर्व इसके जो इसमें जो बातें लिखी हैं या जो उसका ऑब्जर्वेशंस है वो हमको बहुत ज़्यादा हमारी जो टाइमलाइन जो मैंने बनाई है मुझे बहुत खुशी भी देख के कि मेरी टाइमलाइन जो मैंने निर्धारित की थी
उसको सत्यापित करने में ये मुझे बहुत ज़्यादा मदद हुई। उसके साथ ही जो अन्य तमाम विद्वानों ने, जो शोधकर्ताओं ने किया है, उनकी तमाम गणनाएं गलत में साबित कर पाया। वो शांति और अनुशासन पर्व में जो दिया है उसके आधार पर कर पाया। मैंने बार बार जो महाभारत का अध्ययन किया है वो पूर्णतः खगोलीय गणनाओं पर आधारित किया है, और मेरा जो अध्ययन है वो पूर्ण तरह मतलब संपूर्ण तरह मतलब कुछ भी पक्ष मैंने छोड़ा नहीं है, और पूरी तरह से जहाँ तक जो एक संभव है वो सब पक्ष मैंने देखे हैं। फिर भी ये मेरा कहना एक बहुत ही बचकानी बात होगी या बहुत ही बच्चे जैसी बात होगी अगर मैं कहूँ कि मेरा जो स्टडी है या मेरा जो अध्ययन है ये पूरा है और ये बहुत ही अचूक है। हर एक जो हम संकलन करते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो किसी न किसी पेज से महाभारत के मैंने लिया हुआ है, और वो बिल्कुल उसके साथ ही मेरी जो थ्योरी है उसको मैं साथ में लेके चलता था। या तो वो फेल होती थी या उसके आधार पे मैं किसी को गलत साबित करता था या खुद को गलत साबित करता था, और इस तरह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अगर ये जो टेस्ट हैं, ये जो मैंने अलग अलग टेस्ट किए हैं, अगर वो मेरी थ्योरी को ही गलत सिद्ध करते हैं तो भी फिर मैंने उसको फिर सत्यापित करने के लिए या उसको मतलब उसकी सत्य की जानकारी के लिए फिर मैंने जो संदर्भित ग्रंथ हैं या संदर्भित जो दूसरे प्रमाण हो सकते थे उनको देख के भी फिर मैंने अपनी थ्योरी को सपोर्ट किया है या रिजेक्ट किया है, जैसी परिस्थिति हो। जब भी मैंने महाभारत का कोई संदर्भ दिया है, भले गीता प्रेस गोरखपुर से हो या भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एडिशन से हो, अगर इन दोनों में से मुझे कुछ ऐसा अर्थ नहीं निकला जो मैं संदर्भ चाहता था, लेकिन वो न गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ में मुझे मिला, न मुझे भंडारकर इंस्टीट्यूट में मिला, तो फिर मैंने उसके वैकल्पिक व्यवस्था भी मैंने की। और जो दूसरे महाभारत के संदर्भ ग्रंथ हैं या जो दूसरे महाभारत के विद्वान हैं उनसे भी बात की, और दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट महाभारत की जो है उनको भी मैंने अध्ययन किया, और उससे मैंने अपने निष्कर्ष निकाले। मैंने अल्टरनेट मतलब मैंने वैकल्पिक अध्ययन या वैकल्पिक घटनाएं या महाभारत से बाहर जाके तभी पढ़ी जब मेरे को ऐसा लगा कि इसके साथ मुझे कुछ ज़्यादा स्पष्टता आ रही है या बातें मुझे ज़्यादा तार्किक तौर पे स्पष्ट हो रही हैं, या मैं व्याख्या करना ज़्यादा अच्छे से व्याख्या करना संभव हो पा रहा है। और ये सब मैंने जहाँ जहाँ भी लिखा है वो बहुत विस्तार से, जैसे ऐसा घटनाक्रम होते गया मैं आपको पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। और जो भी कोई वैज्ञानिक घटनाक्रम होती है या वैज्ञानिक प्रयोग होता है तो उसमें बहुत सारी बातें मान के चले जाते हैं, और बहुत जो आप आउटकम, जो आप उसका परिणाम निकलता है, उस प्रयोग का जो परिणाम निकलता है, ये सारी बातों में आप बहुत सारी बातें मान के चलते हो। और अगला जो चैप्टर है मतलब चैप्टर नंबर 2 दूसरा अध्याय, उसमें मैंने इन सब चीज़ों का विस्तार से वर्णन किया है कि मैं क्या बातें मान के चल रहा था और क्या चीज़ें मैं लेके चल रहा था, और उनका मेरे जो व्याख्या मैंने की है उसकी महाभारत की, उसका उन पर क्या असर पड़ा, इन सब का विस्तार से अध्ययन आप अध्याय नंबर 2 में करेंगे।